चलिए दोस्तों, कॉपीराइट में कल हम लोगों ने असाइनमेंट, वॉलंटरी लाइसेंस और कंपलसरी लाइसेंस देखा था। एम आई राइट? सब बच्चों को याद है क्या? कॉपीराइट के केस में कल हम लोगों ने प्रोविजंस देखे थे वॉलंटरी लाइसेंस के, कंपलसरी लाइसेंस के और असाइनमेंट के। बस उसी के आगे अब हम चालू कर रहे हैं स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लिटरेरी एंड म्यूजिकल वर्क्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर लाइसेंस देना है, स्टैट्यूटरी मतलब एक कंपलसरी जैसा ही है, स्टैट्यूटरी लाइसेंस फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ लिटरेरी वर्क और म्यूजिकल वर्क और साउंड रिकॉर्डिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग आ गया। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? हमने समझा हुआ है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये चीज अब टेलीविजन पर, रेडियो पर या इंटरनेट पर रिले होगी, उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। सो ब्रॉडकास्ट मतलब क्या है? कम्युनिकेटिंग वर्क टू पब्लिक बाय वायरलेस डिफ्यूजन थ्रू साइंस, साउंड्स एंड इमेजेस। मतलब टीवी, रेडियो या इंटरनेट के थ्रू हम पब्लिक को चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इफ एनी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन desirous of communicating to public by way of broadcast or by way of performance of literary or musical work and sound recording, procedure is as follows। मतलब क्या है? किसी भी सीरीज को या फिर साउंड रिकॉर्डिंग को, किसी भी प्रोग्राम को ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टार प्लस टीवी पर दिखाना चाहता है, या वो किसी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को टेलीविजन पर दिखाना चाहता है, या रेडियो पर किसी परफॉर्मर के परफॉर्मेंस को वाया साउंड रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता है, तो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? पहला, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शैल गिव प्रायर नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू ब्रॉडकास्ट द वर्क, stating duration and territorial coverage of broadcast, and shall pay royalties to the owner in manner and at the rate fixed by commercial code। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को अगर ब्रॉडकास्ट करना है, सबसे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस में क्या लिखा होगा? उसका इंटेंशन, कि वो कहां कहां पर और कितने टाइम के लिए प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करेगा। और हाँ, जो उस प्रोग्राम का, जो उस म्यूजिक का, जो साउंड रिकॉर्डिंग का ओनर है, उसको ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या पे करेगी? रॉयल्टीज पे करेगी। ठीक है? The rates of royalties for radio broadcasting shall be different from medium to the rate of royalties for broadcasting shall be different from medium to medium। इसका मतलब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, क्या इनकी रॉयल्टी का रेट अलग अलग हो सकता है? यस। और ये रेट एक्चुअली कौन फिक्स करता है? कमर्शियल कोड। कमर्शियल कोड shall fix separate rates for radio broadcasting and television broadcasting। Now important, except in case of performances, names and authors of principal performers of the work be announced with the broadcast and credit is given। अब आप समझो, परफॉर्मर जब खुद ही परफॉर्म कर रहा है तो वो अपना नाम थोड़ी बोलेगा, उसका नाम तो टाइटल में आ ही जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस एक परफॉर्मर का नाम, एक परफॉर्मर का काम और कोई परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई म्यूजिकल वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग या लिटरेरी वर्क है, तो जो परफॉर्म कर रहा है उसको ओरिजिनल परफॉर्मर का नाम टेलीविजन या रेडियो पर बोलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं परफॉर्मर हूं और मैं एक अरिजीत सिंह का गाना गा रहा हूं, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि दिस सॉन्ग इज संग बाय अरिजीत सिंह एंड द म्यूजिक इज कंपोज्ड बाय सो एंड सो, तो मैं सॉन्ग को परफॉर्म करूंगा, मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा। नो अननेसेसरी चेंजेस शुड बी मेड बाय द ब्रॉडकास्टर विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। जो भी प्रोग्राम है उसको एज इट इज मुझे प्रेजेंट करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है? So in fixing the manner and the rate of royalty, court may require broadcasting organization to pay an advance to the owners of rights। कोर्ट ने ये बोला है कि किसी भी प्रोग्राम को, साउंड रिकॉर्डिंग को ब्रॉडकास्ट करने के पहले ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ओनर को रॉयल्टी एडवांस में देगी, रॉयल्टी एडवांस में देगी। क्लियर? ओके। अब ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी, they have to maintain such records and books of accounts and render to owner of rights such reports and accounts। जो ओनर होता है वो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है रिलेटेड टू हिज प्रोग्राम। इसका मतलब दे हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो ओनर को उसके डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस उसको फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। अलाउ द ओनर ऑफ द राइट्स और हिज एजेंट टू इंस्पेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू हिज अकाउंट। देखो, कॉपीराइट का ओनर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के पूरे अकाउंट चेक नहीं कर सकता, लेकिन अपने कॉपीराइट से रिलेटेड जो उसका अकाउंट है उसके रिकॉर्ड्स वो चेक कर सकता है। ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन मना नहीं कर सकती।
नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस? कंपलसरी लाइसेंस, है ना। कंपलसरी लाइसेंस हो या फिर कोर्ट ने अगर ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टैट्यूटरी लाइसेंस दिया, दोनों का टर्मिनेशन भी हो सकता है। टर्मिनेशन मतलब खत्म करना। इन केस ऑफ प्रोडक्शन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रिप्रोडक्शन of translated work, if after license is given the owner of copyright does not come up with similar translation of the reasonable price, license terminates by 3 months notice period। क्या मतलब है? in case of production, publication of translation और reproduction of translated work, याद करो हम क्या किसी भी नॉवल को या फिल्म को या सीरीज को दूसरी लैंग्वेज में भी ला सकते हैं, तो उसका उन्होंने कंपलसरी लाइसेंस ले लिया है। अब उन्होंने बोला है कि अगर आप इस ट्रांसलेटेड वर्क को 3 महीने में रीजनेबल प्राइस में पब्लिक के सामने नहीं लाए तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। इसका मतलब आपको कितना टाइम दिया हुआ है? सिर्फ 3 महीने दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसके 2 केस लॉज याद करने हैं अपने को कॉपीराइट से रिलेटेड। फर्स्ट, वीडियो मास्टर वर्सेस निशी प्रोडक्शन। क्या बोलता है ये? Bombay High Court considered issue where assignment of video rights would include right of satellite broadcast as well। बोलो क्या होगा? उन्होंने बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को वीडियो राइट्स दे दी। क्या वीडियो राइट्स के साथ सैटेलाइट राइट्स भी आएंगी कि ये सेपरेट होंगी? पहले तो बताओ वीडियो राइट्स और सैटेलाइट राइट्स क्या होती है? एक फिल्म की वीडियो राइट मतलब थिएटर्स में दिखा दो, एक फिल्म की सैटेलाइट राइट्स मतलब टीवी पे दिखा दो। तो ये अलग अलग होंगी कि सेम होगी? अलग अलग लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने आपको वीडियो राइट्स दे दिया तो इसमें सैटेलाइट राइट्स भी आ गई, आपको सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट के लिए सेपरेट राइट्स लेनी पड़ती है। केस लॉ समझ में आ गया? सेकंड केस लॉ जो हमको ध्यान रखना है, के ए वेणुगोपाला शेट्टी वर्सेस डॉक्टर सूर्यकांत वी कामत। असाइनमेंट सेटअप बाय डिफेंडेंट इज एन ओरल असाइनमेंट। आगे तुम ही बता दो ये केस लॉ किसके बारे में है। मैंने आपको बताया था कल कि असाइनमेंट शुड ऑलवेज बी रिटन। सो यहां पर असाइनमेंट क्या था? ओरल था। तो क्या ओरल असाइनमेंट कोर्ट एंटरटेन करेगा क्या? नहीं, असाइनमेंट विल ऑलवेज बी रिटन। सो इट शुड बी रिटन एंड साइंड बाय द ऑथर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट, तो ही जाके असाइनमेंट वैलिड होगा। अदरवाइज असाइनमेंट क्या हो जाएगा? इनवैलिड एंड इट विल बी इम्परमिसिबल इन लॉ। केस लॉ समझ में आ गए? ओके। अब जैसा कि कल मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी, किसकी? कॉपीराइट सोसाइटी की। कॉपीराइट सोसाइटी देख लेते हैं क्या होती है। देखो क्या होता है, जैसे एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन या कंपोजर का हम नाम लेते हैं A R रहमान साहब। अब A R रहमान साहब किस में इन्वॉल्व है? म्यूजिक कंपोज करते हैं, पूरे दुनिया भर में शोज करते रहते हैं। अब आपको लगता है कि वो रॉयल्टी कहाँ से आ रही है, कौन इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते होंगे। तो ये क्या करते हैं, जितने भी म्यूजिशियंस हैं ये कॉपीराइट सोसाइटी बना लेते हैं। ये कॉपीराइट सोसाइटी क्या करती है कि वो इनके काम को असाइन करेगी, लाइसेंसेस देगी और म्यूजिशियंस के ऑन बिहाफ पर रॉयल्टी कलेक्ट करेगी और इनको रॉयल्टी दे देगी अपने फीस काट कर। ये कॉपीराइट सोसाइटी का काम होता है। तो जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो ये राइट असाइन किसको कर देते हैं? कॉपीराइट सोसाइटी को, कि तुम हमारे ऑन बिहाफ पर लाइसेंसेस देना। वो होती है कॉपीराइट सोसाइटी। तो कॉपीराइट सोसाइटी पूरा काम संभालती है म्यूजिशियंस का, साउंड रिकॉर्डर्स का, परफॉर्मर्स का एटसेट्रा, क्योंकि इनको ये सारी चीजों को डील करने में टाइम नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी कॉपीराइट सोसाइटीज बनी है इंडिया में भी, लाइक इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया एटसेट्रा। ये सब मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, याद नहीं रखना है। इसमें से एक नाम याद रख सकते हो ताकि बाय चांस कॉपीराइट सोसाइटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप एक कॉपीराइट सोसाइटी जो कि इंडिया में है उसका नाम आप दे दो। जैसे IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, ये किसने बनाई होगी? परफॉर्मर्स ने। हमने पढ़ा था परफॉर्मर्स। परफॉर्मर्स मतलब सिंगर्स, जगलर्स, आर्टिस्ट्स एटसेट्रा। क्लियर? सो IPRS याद कर लिया अपन। अब a copyright society is a registered collective administration society under section 33 of कॉपीराइट एक्ट। ध्यान रखना ये सोसाइटी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। इस कॉपीराइट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा? कॉपीराइट एक्ट में होगा। सच अ सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय ऑथर्स। ऑथर्स मतलब राइटर्स नहीं सर, ऑथर्स की डेफिनेशन हमको आती है, इसमें सब आ जाते हैं। एंड अदर ओनर्स ऑफ डिफरेंट वर्क्स।
A copyright society can issue or grant licenses in respect of work for which it is authorized to by authors or owners of the work. It is not necessary कि authors अपने सारे काम का assignment या license copyright society को दे दें. जिस काम को के लिए उन्होंने कॉपीराइट सोसाइटी को लाइसेंस असाइन दिया है वही काम कॉपीराइट सोसाइटी करेगी. इट इज फॉर्म फॉर बेटर कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. क्या करेगा कॉपीराइट सोसाइटी? क्या मैनेज करेगा? रॉयल्टी को कलेक्ट करेगा, रॉयल्टी पास ऑन करेगा, लाइसेंसेस ग्रांट करेगा, चेक करेगा कि लाइसेंसेस का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो रहा है, एटसेट्रा. इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इट अंडरटेक्स केयरफुल विजिलेंस ऑफ कॉपीराइट. विजिलेंस मतलब चेकिंग, इंस्पेक्शंस. इट मेक्स लाइसेंसिंग प्रोसीजर मच इजियर फॉर सोसाइटी मेंबर्स. अगर किसी को लाइसेंस देना है तो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट करना पड़ता है, तो ऑथर्स के ऑन बिहाफ पर लाइसेंसिंग अग्रीमेंट एग्जीक्यूट कौन करेगा? कॉपीराइट सोसाइटी कर देगी. आपके लिए वो अग्रीमेंट बनाएंगे, बस आपको उस पर साइन करना रहेगा. ठीक है. समटाइम्स, अच्छा ये हमने समझ लिया. ओनली कॉपीराइट सोसाइटी इज ऑथराइज टू गिव लाइसेंसेस. ओनर हैज राइट टू गिव लाइसेंसेस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी. अगर कॉपीराइट सोसाइटी के आप मेंबर हो तो आपके ऑन बिहाफ पर लाइसेंसेस सिर्फ कौन देगा? कॉपीराइट सोसाइटी. ऐसा मत करना कॉपीराइट सोसाइटी अलग लाइसेंस दे रही है और आप और किसी को लाइसेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते. ये कॉपीराइट सोसाइटी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है. इफ एनी वर्क इज एडेड इन फिल्म, सॉरी, if any work is added in film or sound recording, it is compulsory that license is given only by copyright society. क्या मतलब हुआ? कॉपीराइट में कौन कौन से वर्क आ जाते हैं? लिटरेरी हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, फिल्म हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, एटसेट्रा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एटसेट्रा. अब ध्यान रखो, इन सारे वर्क में से साउंड रिकॉर्डिंग और फिल्म के लाइसेंसेस के लिए कॉपीराइट सोसाइटी को बनाना कंपलसरी है. बाकी के लिए आपकी इच्छा कि आप कॉपीराइट सोसाइटी बनाओ या नहीं बनाओ. तो जितने भी फिल्म वाले हैं, जितने भी साउंड रिकॉर्डिंग वाले हैं, वो सब कॉपीराइट सोसाइटी बना के ही अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू कॉपीराइट सोसाइटी. क्लियर? तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना. रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड बाय कॉपीराइट सोसाइटी. इट इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट. ओके, ठीक है. कौन कौन बना सकता है? प्रोड्यूसर्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस, ये सब क्या बना सकते हैं? कॉपीराइट सोसाइटी. मतलब ओवरऑल ऑथर्स क्या बना सकते हैं? कॉपीराइट सोसाइटी बना सकते हैं. ठीक है, डेफिनेशन ओके. अब कॉपीराइट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना, किसको पावर है रजिस्ट्रेशन करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्स एओपी, फुल फॉर्म Association of Persons, मतलब group of persons, as a copyright society after taking into account following factors. सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देने के पहले, रजिस्ट्रेशन किसको? ऑथर्स को कि कॉपीराइट सोसाइटी को? कॉपीराइट सोसाइटी को. हम कॉपीराइट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं. क्या क्या ध्यान रखेगी? द इंटरेस्ट ऑफ ऑथर्स एंड अदर ओनर्स ऑफ द राइट्स. क्या ऑथर्स कॉपीराइट सोसाइटी बनाना चाहते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती बना रहे हैं. दूसरा, इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक और ग्रुप्स ऑफ पर्संस हु वांट टू टेक लाइसेंसेस. कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक को लाइसेंस लेना है लेकिन ये ऑथर्स अवेलेबल ही नहीं होते. अगर मुझे लाइसेंस लेना है तो क्या मैं ए.आर. रहमान साहब से मिल पाऊंगा? मुझे खुद नहीं पता वो कब इंडिया आएंगे, कब मुझसे मिलेंगे, यू नेवर नो. तो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए भी हम क्या बना देते हैं? कॉपीराइट सोसाइटी. सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी देखती है. एंड द एबिलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ एप्लीकेंट्स. मतलब जो ऑथर्स कॉपीराइट सोसाइटी, इनफैक्ट जो मेंबर्स बनेंगे कॉपीराइट सोसाइटी के, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है. तो या फिर जो लोग कॉपीराइट सोसाइटी बना रहे हैं उनकी एबिलिटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है. ऐसा तो नहीं कि ये म्यूजिशियंस की कॉपीराइट सोसाइटी बनाएंगे और इसको मेंटेन ही नहीं कर पाए. तो उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी देखेंगे, उनका एक्सपीरियंसेस देखेंगे कि भैया आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या काम करने का? पता चला आपने मनमीत सर से कॉपीराइट सोसाइटी पढ़ ली और आपने बोला कि चलो कॉपीराइट सोसाइटी बना लेते हैं, पैसा कमाएंगे. आपको एक्सपीरियंस है तो हम आपके नाम की कॉपीराइट सोसाइटी ग्रांट करेंगे, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देगी. क्लियर? ओके. रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड शैल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years and may be renewed from time to time before the end of every 5 years. सेंट्रल गवर्नमेंट कॉपीराइट सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कितने साल के देगी? 5 साल. 5 साल के एंड के पहले क्या हम इसको वापस 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं? यस. ओके. कंडीशंस फॉर रिन्यूअल. सोसाइटी मस्ट हैव
कलेक्टिव कंट्रोल ऑफ आर्टिस्ट इधर इन कैपेसिटी ऑफ ओनर्स और कॉपीराइट। 5 साल हो गए, आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करा, तो अब रिन्यूअल के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट फिर चेक करेगी कि क्या कॉपीराइट सोसाइटी का कलेक्टिव कंट्रोल है। मतलब ऐसा तो नहीं कि ऑथर्स और कॉपीराइट सोसाइटी के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हैं, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो वापस आपको ग्रांट नहीं करेगी। एंड एज अ कलेक्टिव वे टू कलेक्ट रॉयल्टीज फॉर इट्स मेंबर्स। ठीक है। कैंसलेशन। Central government is satisfied that a copyright society is managed in a manner detrimental to interest of authors। मतलब copyright society manage नहीं कर पा रही है, authors की wills के against काम कर रही है, तो क्या उसका registration cancel हो जाएगा? Yes. It also states that society duly registered under this act can only conduct business of issuing or licenses to copyright work which is incorporated in films or sound recordings। उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट सोसाइटी क्या करेगी, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग के लाइसेंसेस इशू करेगी। मैंने आपको बोला था फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग के केस में क्या कॉपीराइट सोसाइटी बनाना कंपलसरी है? यस। तो इस केस में कॉपीराइट सोसाइटी का सिर्फ क्या काम होगा, लाइसेंस देगी। कॉपीराइट सोसाइटी फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग में और इन्वॉल्व नहीं होगी कि डायरेक्टर कौन है, म्यूजिशियन इसको अपॉइंट करो। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, यू आर ओनली ऑथराइज्ड टू गिव लाइसेंसेस। ओके, कॉपीराइट सोसाइटी कैन गेट ऑथराइजेशन फ्रॉम ऑथर। ठीक है, ठीक है, ठीक। रिपीटेड पार्ट नाउ, अग्रीमेंट विथ फॉरेन सोसाइटीज। क्या मतलब हुआ? इंडिया की जो कॉपीराइट सोसाइटी है, क्या वो दूसरी कंट्री की कॉपीराइट सोसाइटी के साथ अग्रीमेंट कर सकती है? बिल्कुल। कैसे करेगी? फॉर एग्जाम्पल, हमारी कॉपीराइट सोसाइटी ने इंडियन मूवी का लाइसेंस फॉरेन कॉपीराइट सोसाइटी को दे दिया और वो वहां रिलीज होगा। फॉरेन फिल्म का लाइसेंस कहां मिल जाएगा हमको? इंडियन कॉपीराइट सोसाइटी को, जिसको यहां रिलीज करना है। तो ऐसे म्यूचुअल अग्रीमेंट्स दोनों में हो सकते हैं। कॉपीराइट सोसाइटी कैन एंटर इनटू अग्रीमेंट विद एनी फॉरेन सोसाइटी which undertakes work which is similar to copyright society in India। जैसा कॉपीराइट सोसाइटी इंडिया में काम कर रही है, वैसा ही काम अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री में करती है तो इनके बीच में अग्रीमेंट हो सकता है। इट इज डन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राइट्स इन फॉरेन कंट्री और इंडिया एज रिक्वायर्ड। इजी है। अब कॉपीराइट सोसाइटी क्या क्या कर सकती है? इजी। कैन इशू लाइसेंसेस, कैन कलेक्ट फीस, डिस्ट्रीब्यूट फीस आफ्टर डिडक्शन ऑफ इट्स ओन एक्सपेंसेस। ये समझ में आता है हमको? पहला, कॉपीराइट सोसाइटी लाइसेंस इशू कर सकती है, फीस कलेक्ट कर सकती है। किससे? फीस मतलब रॉयल्टीज कलेक्ट कर सकती है। ये रॉयल्टी वापस किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? ऑथर्स में। लेकिन रॉयल्टी देने के पहले क्या काट लेगी? अपने कमीशन नहीं, एक्सपेंसेस की फीस और एक्सपेंसेस कर लेगी। एंड परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ जी, कहां पर? नहीं, कॉपीराइट सोसाइटी को आपने दे दिया। अब कॉपीराइट सोसाइटी वहां पर किसी को लाइसेंस से दे सकती है हमारी परमिशन से। ओरिजिनल ओनर तो हम ही है ना। फॉर एग्जांपल, करण जौहर इज अ प्रोड्यूसर। करण जौहर ने इंडियन कॉपीराइट सोसाइटी को फिल्म का लाइसेंस देने के लिए हाँ कर दी। अब इंडियन कॉपीराइट सोसाइटी किसके साथ अग्रीमेंट कर सकती है? फॉरेन कॉपीराइट सोसाइटी टू रिलीज फिल्म अब्रॉड। अब रिलीज करने के लिए वहां की जो कॉपीराइट सोसाइटी है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाइसेंस दे सकती है कि आप करण जौहर की इंडियन फिल्म अलग अलग शहरों में रिलीज करो, हम आपको राइट देते हैं। उनसे वो रॉयल्टी कलेक्ट करेगी, अपनी फीस काट के रॉयल्टी किसको पास ऑन करेगी? इंडियन कॉपीराइट सोसाइटी। इंडियन कॉपीराइट सोसाइटी अपने एक्सपेंसेस काट कर रॉयल्टी किसको पास ऑन कर देगी? करण जौहर को। ये ऐसा चलता है पूरा प्रोग्राम। एंड द अदर वे अराउंड ऑल्सो। जैसे स्टीवन स्टीलबर्ग, ही इज एन डायरेक्टर अब्रॉड, तो वो किसके साथ अग्रीमेंट? उनकी कॉपीराइट सोसाइटी अग्रीमेंट करेगी हमारी कॉपीराइट सोसाइटी से टू रिलीज लेट्स से द अदर वर्जन ऑफ जुरासिक पार्क इन इंडिया। ऐसा होगा। क्लियर? चलो, कंट्रोल ओवर CS बाय ऑथर्स एंड अदर ओनर्स ऑफ राइट। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्टिव टू कलेक्टिव कंट्रोल। ये समझ में आता है? जितने भी हमारे ऑथर्स हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है वो सब कलेक्टिव कंट्रोल करेंगे। कलेक्टिव कंट्रोल मतलब इन सबके राइट्स एक जैसे होंगे। एवरी कॉपीराइट सोसाइटी शैल हैव अ गवर्निंग बॉडी। अब अगर बहुत सारे ऑथर्स हो गए तो लड़ भिड़ेंगे। तो जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही ऑथर्स के बीच में क्या निकालेंगे ये लोग? क्या फॉर्म कर लेंगे? गवर्निंग बॉडी, जो कॉपीराइट सोसाइटी के डिसीजंस लेगी और उसको एडमिनिस्टर करेंगे। ऑल मेंबर्स एंजॉय
equal membership rights, and there shall be no discrimination between authors and owner of rights in distribution of रॉयल्टीज। ऐसा नहीं कि भैया रॉयल्टी आ रही तो तेरे को पहले दे देंगे तेरे को बाद में देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉयल्टीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। नाउ कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू फॉरेन वर्क्स, ये कॉपीराइट सोसाइटी का डिस्कशन खत्म। अब कॉपीराइट कैन बी रजिस्टर्ड when work is first published in India irrespective of nationality of the author। पढ़ना है कि पढ़ लिया? ये जो सेंटेंस है समझना है कि ऑलरेडी हमने समझा हुआ है? ऑलरेडी समझा हुआ है। अगर आपको इंडिया में कॉपीराइट करवाना है, सो इंडिया में कॉपीराइट आप करवा सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नेशनैलिटी, चाहे आप फॉरेन नेशनल हो या इंडियन नेशनल हो। इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट योर वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया। पहली बार पब्लिश कहाँ होना चाहिए? इंडिया। तो आप फॉरेन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन हो, आपको कॉपीराइट इंडिया में मिल जाएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे, कॉपीराइट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इफ एनी वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। अगर आप आपके काम को पहली बार पब्लिश कहां कर रहे हो? बाहर, तो कॉपीराइट आपको मिल सकता है। द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू फॉरेन वर्क्स शैल नॉट बी गिवन मोर देन प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड फॉर वर्क इन इंडिया। समझना है कि समझा हुआ है? समझा हुआ है। वो बोल रहे हैं जितने राइट्स और प्रिविलेजेस इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन कंट्री दे रही है, उससे ज्यादा राइट्स और प्रिविलेजेस उनके सिटीजन्स को इंडिया नहीं देगा। सेम प्रिविलेजेस देगा। एक ही शब्द याद करना है, कौन सा? टेट फॉर टैट। मैंने बताया था ना, जैसा तुम जितना तुम करोगे उतना ही हम देंगे। तुम 4 मिठाई दोगे तो हम भी 4 मिठाई देंगे। ऐसा नहीं 4 मिठाई के साथ एक काजू फ्री, नहीं, ठीक है। And it will not extend beyond what is available to works in home country, and that too on a reciprocal basis। reciprocal मतलब जितना, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर हमारे सिटीजन्स की मदद करी है तो हम भी फॉरेन सिटीजन्स की मदद करेंगे। जितनी आपने मदद करी है उतनी ही मदद करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बस ये ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा मदद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर?